नमस्कार, मैं रचना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। क्या होता है यह यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता? तो जो समान नागरिक संहिता है, अगर हम इसकी सीधे मतलब की बात करें तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि किसी भी धर्म, वर्ग आदि से ऊपर उठ करके पूरे देश में एक समान कानून व्यवस्था लागू करना है। क्योंकि अब हमारा देश कहीं ना कहीं हमारा देश बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, तो वहाँ पर कानून को भी बदलने की ज़रूरत है। हालांकि हाल के वर्षों में समान नागरिक जो संहिता है उस पर सियासी और सामाजिक दोनों ही माहौल गर्म चल रहा है और इसके लिए विधि आयोग ने यह भी बताया कि फिलहाल में एक परामर्श पत्र जारी करते हुए विधि आयोग ने बताया है कि सरकार ने ये कहा है कि मौजूदा जो समय है उसमें समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसकी आवश्यकता नहीं है और ना ही ये वांछनीय है। इसके साथ ही साथ आयोग का यह भी मानना है कि जो समान नागरिक जो संहिता है यह समस्या का हल नहीं है, बल्कि अगर हम निजी कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो उसमें निजी प्रक्रिया जो कानून है, जो निजी जो संहिताएं हैं, उनको कहीं ना कहीं संहिताबद्ध करने की ज़रूरत है ताकि जो उनके पूर्वाग्रह हैं, जो रूढ़िवादी तथ्य हैं, वो सामने आ सकें और उनमें सुधार किया जा सके। अब क्योंकि जहाँ पर एक और देश के बहुसंख्यक जो आबादी हैं वे समान नागरिक संहिता की मांग कर रहे हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक हैं वह वर्ग इसका विरोध कर रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जहाँ पर अगर हम चुनावी मुद्दे की बात करें तो चुनावी साल में राजनीति कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि कुछ तो ऐसा मैटर होना चाहिए ना जिससे कि राजनीति में कुछ गर्मजोशी आए, तो ये भी एक मैटर उसी से रिलेटेड आ गया है। हालांकि जहाँ तक हम समझते हैं कि इलेक्शन के बाद ये सारा कुछ ठंडे बस्ते में जाने वाला है, इस पे कोई बात नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगा, परंतु इस समय ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। हालांकि इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि एक महिला को सम्मान अधिकार चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। एक जो रेगिस्तान है उसमें जो न खालिस्तान है उससे कम तो नहीं होगा कि महिला को सम्मान मिले। तो अगर ये संहिता महिला के लिए किया जा रहा है तो इसमें चुनौतियां कम नहीं हैं। अगर ये अल्पसंख्यक के लिए किया जा रहा है तो इसमें चुनौतियां कम नहीं हैं। परंतु अगर ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है तो समान संहिता लागू होने या नहीं होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर हम अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें तो अल्पसंख्यक जो समुदाय है वे नागरिक संहिता को अनुच्छेद 25 का हनन बता रहा है। इसके बाद वह अनुच्छेद 14 का अपमान बता रहा है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 14 जहां धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, अनुच्छेद 14 जहां समानता की बात करता है, वहां यह दोनों पर लागू नहीं होता है। अगर हम सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो सांस्कृतिक विविधता में इस हद तक समझौता किया जा सकता है कि जो समानता के प्रति जो हमारा आग्रह है, जो क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के है, जो क्षेत्रीय अखंडता के लिए है, वह खतरा बन जाए। क्या एक एकीकृत राष्ट्र में इस टाइप की समानता की ज़रूरत है कि हम विविधता की जो खूबसूरती है उसकी परवाह ही ना करें? ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक इफ़ेक्ट और डिफेक्ट होता है, तो इसका भी कुछ इसी तरीके से है। अगर हम एकता में अनेकता की बात करें तो ये सदियों से चली आ रही है। हम अनेकता में एकता के नारे लगाए जा रहे हैं, तो अगर कानून में भी हम एक रूपता ला दें तो फिर आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। क्या
एक संविधान वाले इस देश के लोगों को निजी मामलों में भी कानून एक नहीं होना चाहिए? भाई अगर हम एकरूपता की बात करते हैं, हम अनेकता में एकता की नारा लगाते हैं, तो समान कानून हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है? हम कानून को एक अलग अलग, अपना कानून, हमने अपना कानून बना लिया, सामने वाले ने अपना कानून बना लिया, तीसरे ने अपना कानून बना लिया, इतने सारे कानून। तो अगर हम उसे एक कर दे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें कोई संजीदगी नहीं है, इसमें कोई अल्पसंख्यक की भी चिंता नहीं है। जहाँ तक हम समझते हैं कि जो सियासतें हैं वे समझती हैं कि धर्म और कानून के जो है घालमेल में ही हम लोगों को इसमें चला रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर जनता भी समझदार हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन सबका समान नागरिक से ताल्लुक ही नहीं है। अब आते हैं मुद्दे पर। ये तो बात हुई कि समान नागरिक संहिता क्या लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए, लोगों की क्या इस पर प्रतिक्रिया है। अब समान नागरिक संहिता क्या है, एग्जैक्टली है क्या? तो आपको बता दें कि ये संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र किया गया था, जिसमें कि समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई। इसमें राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उससे संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया था कि जो राज्य है वे भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनके लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और यहीं से चर्चा शुरू हो गई समान नागरिक संहिता की। समान नागरिक संहिता यानी कि जो देश है उसमें सभी धर्म जाति से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति के लिए एक ही संहिता हो, एक ही कानून हो, समान कानून हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उनके लिए कानून जो है वह समान होने चाहिए। इसके बाद समान नागरिक संहिता में जो मुख्य बातें हैं वह ये है कि शादी, तलाक, जमीन जायदाद, बंटवारे आदि का जो है कानून जो है वह सभी धर्मों में एक ही होना चाहिए। अभी इस समय जो देश की स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम हैं, चाहे वह संपत्ति का हो, चाहे वह विवाह का हो, चाहे वह तलाक का हो। इसमें हिंदुओं के अपने हैं, मुस्लिमों के अपने हैं, ईसाइयों के अपने हैं, सबके अलग अलग हैं। तो क्योंकि सब अपने अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, सब अपना अपना, ईसाई का अपना पर्सनल लॉ है, तो सब अपने अपने समुदाय जो है वह अपना अपना सबका पर्सनल लॉ है। तो हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। अब इस पर विधि आयोग ने क्या कहा है? विधि आयोग ने कहा है कि 2016 में जो है समान नागरिक संहिता से जुड़े मुद्दे में लोगों ने यह सवाल पूछा था कि पिछले वर्ष देश के कुछ जो है प्रतिक्रिया नागरिक विधि द्वारा, आयोग द्वारा एक मसौदा जो है उनको सौंपा गया था। अब इसमें कुछ ऐसे देश भी हैं जैसे कि आपका पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, तुर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, आदि देशों में यह कानून लागू है। क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 44 के तहत जो है समान नागरिक संहिता को लागू करना जो है ये राज्यों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए राज्य इस पर कानून बना सकता है। परंतु बात यहाँ पर संपत्ति की है, विवाह की है, गोद लेने की है, तो ऐसे में केंद्र जो है इस पर कानून बना सकता है। तो यानी जो समान नागरिक संहिता है इसका जो कानून है वह केंद्र और राज्य मिल करके बनाएंगे, और जो सभी पंथ के लोगों के लिए, चाहे वह विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत, बच्चा गोद लेना आदि में इस पे समान रूप से कानून लागू होगा। अब यहाँ पर बात ये पड़ रही है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, समान नागरिक संहिता की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो समान नागरिक संहिता की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून जो हैं उससे न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है।
समान नागरिक संहिता से इसमें निजात पाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदू पर्सनल लॉ में अपने केस चल रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में अपना केस चल रहा है, ईसाइयों का अपना केस चल रहा है और एक ही मैटर पर अलग अलग जो है केसेस चल रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर बोझ पड़ रहा है और समान नागरिक संहिता अगर लागू हो जाएगा तो इससे निजात मिलेगा। इसके बाद वर्तमान में क्या है कि लोग उन मामलों पे निपटारे के लिए अलग अलग निजी कानून का जो है वह सहारा लेते हैं। प्रॉपर्टी के लिए कोई दूसरे कानून का सहारा ले रहा है, कोई दूसरे कानून के सहारा ले रहा है। तो इससे भी जो है राहत मिलेगी, एक राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। इसके अलावा जो कानून है उसका सरलीकरण हो जाएगा। क्यों? अभी हर धर्म का अलग अलग कानून है, तो ये जटिल कानून है, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं सरलता मिलेगा। उसके बाद लैंगिक न्याय, अभी महिला के लिए अलग कानून है, पुरुष के लिए अलग कानून है, तो ये सब समाप्त हो जाएगा और सबके लिए एक जैसा कानून हो जाएगा। वहीं पर समाज में संवेदनशीलता जो है वह लागू होगी, धर्मनिरपेक्षता को भी बढ़ावा मिलेगा। ये तो रही पॉजिटिव बातें। अब इसमें निगेटिव बातें क्या है, इसका लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? तो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि ये हिंदू जैसा कानून थोपने से संबंधित हो जाएगा। दूसरा क्या है, यह अनुच्छेद 25 जो कि धर्म की प्रचार प्रसार स्वतंत्रता की बात करता है, अनुच्छेद 14 जो है जो कि बात करता है निहित समानता की, तो इसका कहीं ना कहीं और इसके जो अवधारणा है उसका यह विरोध करता है, यानी इसकी अवधारणा से यह अलग है, इसलिए भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आयोग कहता है कि यह निजी कानूनों में फर्क किसी भेदभाव का नहीं होता है, बल्कि यह एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान होती है। इससे कहीं ना कहीं इसकी पहचान खो जाएगी। अब धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ केवल तभी चरितार्थ होगा जब यह किसी भी प्रकार के अंतर की जो अभिव्यक्ति है उसको आश्वस्त करता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी कह दिया कि धर्मनिरपेक्षता जो है वह अभी भी लागू है। लैंगिक समानता आएगी, यानी कि जो पुरुष की शादी का उम्र 18 वर्ष, लड़की की शादी का वर्ष जो है कम है तो पुरुष का 21 वर्ष, लड़की का 18 वर्ष, तो सबका 18 वर्ष हो जाएगा, यह सबका 21 वर्ष हो जाएगा। तो ये समानता आ जाएगी। आयु की जो न्यूनतम मानक है उसके रूप में एक तय किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें ना केवल लैंगिक समानता का खतरा है बल्कि सामाजिक समानता के भी सवालों को यह उठा रहा है। जो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों के मुताबिक जो उनके निजी कानून है उनकी धार्मिक आस्था पर यह आधारित है, इसीलिए समान नागरिक संहिता लागू करके उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। तो ये सबकी अपनी अपनी बातें हैं, इसमें कई चुनौतियां हैं। पहला, अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है और जो कि समान नागरिक संहिता को उनकी धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन मान रही है। तो क्या ये हो पाएगा? इन सभी बातों को इसमें ध्यान में रख करके तभी कुछ हो सकता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।